हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और इसी के साथ मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। नयन आईएएस पे दोस्तों आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम चल रहे हैं जो शायद एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जीएस को देखा जाए तो जीएस के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। इनसे सवाल जरूर पूछा जाता है और हर परीक्षाओं में इनका अपना महत्व है दोस्तों। ये कौन सा टॉपिक है? मानव स्वास्थ्य एवं पोषण। मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, ये दोस्तों टॉपिक है। और इसमें हम पिछली क्लास में आपको बताए थे वसा के बारे में। वसा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कुछ एक बातों को छोड़ के सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज उन चीज़ों को पूरा करेंगे और इसके साथ ही एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, वसा में हम लोगों को जो पढ़ना था वो क्या था? हमने दोस्तों कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल तक पढ़ लिया था। तो कोलेस्ट्रॉल के आगे हमको पढ़ना है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं वसा के कार्य। हमको ये देखना है कि वसा का कार्य क्या होता है हमारे शरीर के लिए। वसा किस तरह महत्वपूर्ण होता है, इसको हम पॉइंट्स में देखेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए दोस्तों। सबसे पहली बात, ये क्या करता है? ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो एक तो इसका ये काम हुआ ऊर्जा प्रदान करने का। ये ऊर्जा प्रदान करने का प्राथमिक स्रोत नहीं है। ठीक है, ये आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ऊर्जा के लिए प्राथमिक स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की पोषक तत्वों की कमी हो जाती है हमारे भोजन में, तो उस समय क्या होता है? वसा भी ऊर्जा देने का काम करती है। और वसा की जो मात्रा होती, कैलोरी मात्रा होती है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डबल होती है। ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये पहला इसका कार्य है कि ये ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? काम है कि त्वचा के नीचे ये जो स्किन होती है दोस्तों, इसके नीचे क्या करता है? एक परत बनाता है। तो हम कहते हैं कि त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर जाने से रोकता है। बाहर जाने से रोकता है। मतलब आप पर्याप्त मात्रा में अगर वसा का सेवन कर रहे हैं तो शरीर का जो ऊपरी त्वचा है, इसके भीतर एक परत का निर्माण करता है वसा। ठीक है, और ये इसकी वजह से क्या होता है? शरीर का जो ताप होता है या ऊष्मा होती है बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, मतलब सर्दियों में सोचिए इसकी कितनी आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि ऊष्मा का क्षय नहीं होता, तो इस परत को बनाता है ये। ठीक है, तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण बात है जो ये करता है, ये विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। ठीक है, विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। देखिए वसा जो होती है दोस्तों, एक मोटी परत का निर्माण करती है। जस्ट स्किन के नीचे एक मोटी परत का निर्माण करती है। ऊष्मा तो ये बचाती ही है नष्ट होने से। इसके अलावा जो भी आंतरिक अंग होते हैं उनकी सुरक्षा का भी ये काम करती है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। वसा का एक निश्चित मात्रा में शरीर में होना आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला अब क्या होगा? एक लास्ट समझ लीजिए कि प्रोटीन के स्थान पर अब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की कमी है आपके भोजन में, तो क्या होगा? प्रोटीन भी इस्तेमाल होता है ऊर्जा के लिए। अगर कार्बोहाइड्रेट हमें पर्याप्त नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन भी कंज्यूम होने लगता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और
अगर वसा पर्याप्त मात्रा में है तो प्रोटीन को ये सेफ रखता है अन्य कामों के लिए, यकृत के कामों के लिए, नाड़ी संस्थान के कामों के लिए, शरीर की वृद्धि, ऊतकों की वृद्धि की मरम्मत के लिए। ठीक है, तो वसा का एक निश्चित मात्रा में होना प्रोटीन को सुरक्षित रखता है। प्रोटीन के स्थान पर प्रयुक्त होकर ऊर्जा उत्पादन करना। ठीक है, अगर वसा नहीं यूज होगी तो प्रोटीन यूज होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कहीं ना कहीं भोजन को रुचिकर बनाने का भी काम वसा करती है। आपको पता है वसा या तेल या ये जो चीजें होती हैं जिसमें वसा पाई जाती है, मक्खन, घी, ये जो है भोजन को टेस्टी बनाती है। खाने में अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो भोजन रुचिकर बन जाता है। तो ये भी एक इनका कार्य ही है। तो हम कह सकते हैं भोजन को रुचिकर बनाना। ठीक है, ये वसा के कार्य हैं। अगर हम पॉइंट्स में देखें तो पॉइंट्स में हम इतनी चीजें को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वसा इतने काम हमारे शरीर के लिए करती है। ठीक है, तो ये टॉपिक इसके साथ दोस्तों खत्म हो गया। हाँ, एक चीज बची है, वसा किसमें प्राप्त होती है। ठीक है, वसा किसमें प्राप्त होती है और थोड़ा सा देख लेंगे जो है कि इससे कमी या अधिकता से कार्य आप समझ गए तो आपको पता ही है कि कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, वसा के कार्य समझ में आ गया होगा। आइए देख लेते हैं कि इनके स्रोत क्या हैं। स्रोत वैसे डिस्कस कर ही चुके हैं, डिटेल्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं स्रोत क्या है इनके। आपको पता है जिसमें भी ऑयल होगा, अब दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें वसा पाई जाती है दोस्तों। मांस, मछली, अब दूध में चूंकि मक्खन भी आ गया, घी आ गया, इन सब में क्या होता है, वसा ऑटोमेटिक पाई जाती है। मूंगफली का तेल हो गया, मूंगफली का तेल, ऐसे बहुत सारे तेल जो भी ऑयल्स हैं आपको, ये तो खैर अच्छे से डिस्कस हो ही चुका है आपको। हमने तेल और जो संतृप्त और असंतृप्त वसा है वो हमने बता ही दिया है, तो उसमें सारी चीज डिस्कस हो ही गई है। तो ये सारी चीजें दोस्तों क्या हैं, ये सारी चीजें वसा के प्रमुख स्रोतों में आती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसकी कमी या अधिकता से क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगर वसा की कमी हो जाएगी तो क्या समस्या ऐसी है जो पैदा हो सकती है। त्वचा क्या होगी, रूखी हो जाएगी। सबसे पहला नुकसान क्या होगा, जो स्किन होगी वो ड्राई होने लगेगी। वजन, एक निश्चित मात्रा में वजन का होना आवश्यक है, तो वजन में कमी हो जाएगी अगर वसा अधिक मात्रा में आप नहीं लेते। वजन में कमी दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान क्या है दोस्तों, शरीर का विकास क्या होता है, शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शरीर के विकास के लिए वसा की भी आवश्यकता होती है, और अगर आप वसा नहीं लेते तो शरीर के विकास के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन कंज्यूम होने लगेगा एनर्जी देने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि शरीर का उचित विकास नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ। तो ये जो है कुछ नुकसान है अगर आप भोजन में फैट को कंज्यूम नहीं करते या कम करते हैं। ठीक है, अधिकता से क्या होगा, अब यही देख लेते हैं। अगर आप वसा अधिक लेते हैं तब क्या स्थिति आ सकती है। अधिकता से अगर इसकी एक्सेस आप क्वांटिटी लेते हैं वसा की, तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सबसे पहली बात क्या होगा, शरीर स्थूल हो जाएगा दोस्तों, शरीर स्थूल होगा, शरीर स्थूल हो जाएगा। सबसे पहला जो है नुकसान ये होता है। और क्या होगा, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। तीसरा क्या होगा, हृदय संबंधी रोग। अब दोस्तों ऐसा क्यों होगा, उच्च रक्तचाप इसलिए होगा कि आपने कोलेस्ट्रॉल पढ़ा ही है। अब ये धमनियों में अगर कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगेगा तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी उतनी ही रक्त की मात्रा को पंप करने में जितना वो पहले करता था जमाव से पहले। तो हार्ट पे प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको जरूरत से ज़्यादा काम करना होगा। इससे क्या होता है, हृदय संबंधी रोग भी हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है।
ये बात आप समझ लीजिए। और वजन में कमी तो आप जान ही रहे, एडिपोज टिश्यूज में ज़्यादा से ज़्यादा फैट जमा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वजन अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों वसा का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, वसा हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों अगले टॉपिक को देखेंगे हम। वसा के बाद हम जो पोषक तत्व पढ़ेंगे दोस्तों, वो पोषक तत्व क्या है, वो पोषक तत्व है विटामिन। क्या है दोस्तों, तो विटामिन। आइए देखा जाए विटामिन को। विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और विटामिन में हम जो आपको पढ़ाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी नहीं होंगी, सुनी भी नहीं होंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि विटामिन से सवाल पूछता है, आपको पता है। अच्छी परीक्षाओं से लेकर छोटी छोटी परीक्षाओं में विटामिन से सवाल पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट्स आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और नोट डाउन कर लीजिए। विटामिन क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ऐसा आवश्यक पदार्थ है जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है, शरीर के लिए इसकी मात्रा जो है बहुत सूक्ष्म होती है, आवश्यकता बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर जो है वसा होती है, ठीक है। अब लगभग समझ लीजिए कि बहुत ही कम, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम या माइक्रोग्राम, इतनी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता होती है, बिना इनके काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अब ये करते क्या हैं, ठीक है दोस्तों, इनका मुख्य काम है, विटामिन है क्या, ये क्या करते हैं, अन्य ईंधन पदार्थों का क्या करते हैं, संश्लेषण। पहला काम, अन्य ईंधन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं और उनके सही उपयोग को नियंत्रित करते हैं, उनके सही उपयोग को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। मतलब इनका काम ही है जैव प्रक्रियाओं को रेगुलेट करना, मतलब नियमित करना और कंट्रोल करना या नियंत्रित करना। रेगुलेशन एंड कंट्रोल मतलब नियमित और नियंत्रित करना इनका काम है। ये क्या मतलब निश्चित करते हैं कि जो पदार्थ ईंधन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इनका क्या हो, सही रूप से संश्लेषण हो और इनका सही उपयोग हो, जिसलिए वो बनते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, ये है विटामिन का काम। अब आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि विटामिन जैविक प्रक्रियाओं के संपादन के लिए, नियंत्रण और नियमन के लिए आवश्यक होता है। जाहिर सी बात, अगर विटामिन की कमी होगी तो वो प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर वो प्रक्रिया डिस्टर्ब हो गई तो विभिन्न किस्म के विकार पैदा हो जाएंगे, जिन्हें हम रोग कहेंगे। अब ये इसी तरह एक टॉपिक क्रिएट हो जाता है कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने उचित मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में ही सही विटामिन नहीं कंज्यूम किया तो क्या होगा दोस्तों, विकार या रोग उत्पन्न हो जाएंगे। चलिए उनको हम क्रम से देखेंगे अभी। अब आपको समझ में आया? ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म, जो भी जैविक कह सकते हैं कि जैविक प्रक्रियाओं और उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, के लिए आवश्यक पोषक तत्व। मतलब ये क्या करते हैं, विटामिन जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं, और ये आपने देखा है कि जो ईंधन पदार्थ हैं उनके सही संश्लेषण और सही उपयोग के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए, ये चीज तो हमने समझ ली। अब दोस्तों इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे जो है हम देखेंगे इनसे जुड़ी हुई और फैक्चुअल बातें कि किसने जो है इनको सबसे पहले खोजा था। ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। 1912 में सी फंक ने जो है
सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया, सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों क्या आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया था? अगर ये कहा जाए कि सबसे पहले खोजा हुआ विटामिन कौन सा है, तो वो विटामिन सी है। कौन सा है? विटामिन सी, जिसे हम प्रतिरक्षा जो है विटामिन कहते हैं, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले यही खोजा गया था। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ। इनकी कमी से रोग होता है, ये तो आपको पता हो गया। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अब विटामिन के साथ क्या प्रॉब्लम है? विटामिन का संश्लेषण जो होता है दोस्तों, क्या होता है? अधिकतर विटामिन का जो होता है संश्लेषण वो पादपों में होता है। तो इन्हें हम पादपों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करेंगे, पादपों से प्राप्त करेंगे, ठीक है, पादपों से, ठीक है। कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनका संश्लेषण शरीर में होता है, तो उन्हें तो लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या कम मात्रा में भी आप ले लेंगे काम चल जाएगा। लेकिन ऐसे विटामिन जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते, इन्हें हमको रोज भोजन में लेने की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हुआ? तो एक चीज ये जो है क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, शरीर में जो होता है विटामिन का संचय बहुत कम होता है। शरीर में विटामिन का संचय बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए इनको लेने की आवश्यकता पड़ती रहती है। क्लियर हुआ? इसलिए इनको लेने की आवश्यकता बार बार पड़ती रहती है। चलिए, क्लियर हो गया। अब कैसे निकलते हैं ये मूत्र के साथ जो है, मूत्र के साथ जो है घुलनशील अवस्था में बाहर निकल जाते हैं। घुलनशील अवस्था में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें बार बार लेने की आवश्यकता, प्रतिदिन लेने की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हुआ? ये कारण है कि इन्हें लेना पड़ता है, प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना पड़ता है। अब आइए इनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कितने विटामिन हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों विटामिन जो होते हैं लगभग 20 प्रकार के होते हैं। विटामिन जो है लगभग जो पता चले हैं वो 20 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 20 प्रकार के। और इसमें से 13 विटामिन ऐसे हैं जिन्हें हमें भोजन में लेना आवश्यक है। 13 विटामिन ऐसे हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करना आवश्यक होता है, ग्रहण करना आवश्यक होता है, ठीक है, आवश्यक होता है। क्लियर हुआ? चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से विटामिन हैं जिन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बांटेंगे विटामिन को 2 कैटेगरी में। एक ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं, कुछ ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं, और कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा या फैट में घुलनशील हैं। किसमें घुलनशील हैं? वसा में या फैट में। तो याद रखिएगा दोस्तों, केवल दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं, वो क्रम से हैं बी और सी। अब देखिए बाकी कौन बचे? ए, ई, डी के जो होते हैं ये क्या होते हैं? फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, फैट में घुलनशील होते हैं। और बी और सी किस में घुलनशील होते हैं? जल में। पहले तो ये कैटेगरी आप याद रखिएगा अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, अब इनको हम क्रम से देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में, कि कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, ठीक है। उसके बाद हम वसा में घुलनशील विटामिन को देखेंगे। बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विटामिन बी, चूंकि आपने देखा कि विटामिन बी क्या होता है, ये जल में घुलनशील है, तो हम इसको कह सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी में कई विटामिन हैं, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है सम्मिलित रूप से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ? ये जल में घुलनशील है, ठीक है। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की खास बात क्या है, समझिएगा दोस्तों। इसकी सबसे खास बातें क्या है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की?
ओवरऑल वो सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे लागू होंगे। सबसे पहली बात, ये नाइट्रोजन युक्त होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त। ये विटामिन जो होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। इनमें से जो अधिकांश विटामिन बी के जो है अधिकांश विटामिन क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स के, ये क्या होते हैं? खमीर। खमीर मतलब क्या हुआ? ईस्ट हुआ। ठीक है, ये एक जीव है, या खमीर में और यकृत में उपलब्ध होते हैं। खमीर और यकृत में, लीवर में, ठीक है, यकृत में उपलब्ध होते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से अधिकतर विटामिन ऐसे हैं जो लीवर में होते हैं। जब आप इनके स्रोत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है ये कलेजी में हैं। इनको जो है किसी जो मांसाहारी अगर लोग हैं तो कलेजी खाते हैं अगर इसकी कमी होती है, क्योंकि उसमें ये पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी चीज जो है, इनका अधिकांशतः संश्लेषण कहाँ होता है? आंतरिक जो है सूक्ष्मजीवों द्वारा हो जाता है। इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो है इनका संश्लेषण अधिकांशतः आंतरिक मतलब आंत के आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा हो जाता है। क्लियर हुआ? मतलब जो आंत में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं ज्यादातर वही जो है इनका संश्लेषण कर देते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया बात दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। अब इसमें देखिए कई विटामिन शामिल है दोस्तों, 12 करके, तो 12 तक है लेकिन वो क्रम से नहीं है। आइए एक एक करके देखेंगे, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आपको नोट करना होगा दोस्तों। अगर नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि कठिन है। इनके रासायनिक नाम है, इनका कार्य है, क्या क्या आपको देखना है विटामिन में। विटामिन का नाम देखना है, इनका रासायनिक नाम अच्छे से याद करिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछता है, मिलान वाले प्रश्नों में भी ये पूछा जाता है। दूसरी चीज, इनका सबसे प्रमुख कार्य देखिएगा कि एक विटामिन जो है किस प्रमुख कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्रोतों को देखना है। ठीक है, आइए एक एक करके हम इनको देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो पहला विटामिन है, पहला जो विटामिन है दोस्तों विटामिन B1 है। विटामिन B1 पहले से शुरू करते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। थायमिन याद रखिएगा, कभी कभी थायमिन ही पूछ लेता है, तो थायमिन या विटामिन B1 एकदम याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? सबसे पहली विशेषता आप जान लीजिए, शोथरोधी होता है। शोथ नहीं होने देता ये, अगर आप इसकी मात्रा अधिक पर्याप्त ले रहे हैं तो शोथ नहीं होने देता। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह ये काम करता है। देखिए दोस्तों, ये जो क्या करता है, चूंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है जो दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, ये किसके मेटाबॉलिज्म पे निर्भर करता है? कार्बोहाइड्रेट पे। मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा कि उपापचय पे या मेटाबॉलिज्म पे। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होगा तो ऊर्जा प्राप्त होगी, उस ऊर्जा से क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोस्तों काम करता है। क्या काम करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। अब होता क्या है, अगर ये विटामिन कम पड़ जाए, ठीक है दोस्तों, ये विटामिन कम पड़ जाए तो क्या होगा? ये विटामिन कम पड़ जाए तो क्या होगा? पेशी का कार्य बिगड़ जाएगा। अब देखिए, ये जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है दोस्तों? सही ढंग से काम करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ये इसकी विटामिन की कमी हुई तो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय ठीक से नहीं हो पाएगा, और क्या समस्या आएगी? क्या समस्या आएगी? तंत्रिका तंत्र और पेशियों का कार्य बिगड़ जाएगा। जो मसल्स है इनका काम बिगड़ जाएगा, पेशियों का कार्य इसका और पेशियों का कार्य क्या होगा? बिगड़ जाएगा।
मतलब आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभी मांसपेशियां काम नहीं करती, नर्वस सिस्टम ऑर्डर देता है, पेशियां ठीक से रिएक्ट नहीं करती। लकवा आपने सुना होगा दोस्तों, जब ये स्थिति गंभीर हो जाती है तो लकवे की स्थिति पैदा हो जाती है। लकवा में क्या होता है, नर्वस सिस्टम से मांसपेशियों का जो सिस्टम है, कनेक्शन है, वो टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं ये विटामिन क्या होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, हृदय पेशी अगर छीड़ हो गई दोस्तों तो दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। अगर हृदय पेशी, अब मान लीजिए पेशियों का कार्य करना अगर विकार आ गया इसमें, अब वो पेशी कहाँ की है, हृदय की है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी घातक स्थिति पैदा हो सकती है। अगर हृदय की पेशी काम करना बंद कर दे तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, दिल की धड़कन स्टॉप हो जाएगी, दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। अब समझिए पेशी को कार्य करने के लिए ये विटामिन जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इसके महत्व को आप कम बिल्कुल मत समझिए। आइए देखते हैं और क्या हो सकता है। नर्वस सिस्टम में समस्या, पेशी में समस्या, ठीक है। नर्वस सिस्टम में समस्या, पेशी में समस्या। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अपच और कब्ज। हृदय की पेशी में समस्या, तंत्रिका तंत्र में समस्या, और किसमें, अपच की समस्या हो जाएगी। अभी इसके पहले आपने नहीं पढ़ा होगा दोस्तों बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग आपने ये नहीं पढ़ा होगा कहीं कि बेरी बेरी रोग में क्या होता है। इन्हीं तीनों का जो सम्मिलित लक्षण है इसी को बेरी बेरी कहते हैं। बेरी बेरी में यही तीनों लक्षण एक हो जाते हैं और बेरी बेरी रोग हो जाता है। आपने ये पढ़ा होगा कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। तो चलिए, ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। समझ पाया। चलिए दोस्तों, अब इसके साथ ही हम जो है देखेंगे आगे विटामिन B1 तो हो गया। विटामिन B1 किस में पाया जाता है दोस्तों, ये जानना आवश्यक है। देखिए, अनाज के जो छिलके होते हैं, अनाज के जो छिलके होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, चोकर युक्त आटा, जो आटा हम जो है पूरी तरह जो है छलनी से चाल देते हैं, पूरा छन्नी से निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, मोटा वाला जो पार्ट होता है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरी तरह से उसको न निकाला करें। वो जो है विटामिन B1 का प्रमुख स्रोत है। जो पॉलिश चावल होते हैं, पॉलिश चावल से क्या होता है, उनकी ऊपरी परत हट जाती है, तो अनाज का जो ऊपरी परत होती है दोस्तों उसमें विटामिन B1 पाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, वो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। हो सकता है स्वाद के लिए वो उतना मुफीद ना हो, लेकिन वो विटामिन B1 के लिए या थायमिन के लिए आवश्यक होता है, तो ध्यान रखें आगे से। चलिए, अब दोस्तों देखेंगे हम विटामिन B2 को। कौन से विटामिन को देखेंगे B1 के बाद, विटामिन B2 को। विटामिन B2, विटामिन B2 को देखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन, या दोस्तों इसको हम विटामिन G भी कहते हैं। या आपने नहीं कहीं देखा होगा, बहुत कम देखा होगा आपने, इसको हम विटामिन G भी कहते हैं। विटामिन B2 को हम विटामिन G भी कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि इसका काम क्या है। यह क्या होता है, वृद्धि और स्वास्थ्य वर्धक होता है। वृद्धि और स्वास्थ्य वर्धक मतलब अगर आप इसकी मात्रा ले रहे हैं पर्याप्त भोजन में तो आपकी अच्छी खासी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एक बात। दूसरी बात इसलिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से क्या होता है, अब आप समझिए, कमी से अगर आप समझ ले तो आपको इसका काम पता चल जाएगा। मुंह के कोने जो है फट जाते हैं, मतलब त्वचा की स्निग्धता के लिए भी आवश्यक है। मुंह के कोने जो है फट जाते हैं, फट जाते हैं। आपने होठों के किनारे देखा होगा, फट जाता है, वो इसी विटामिन की कमी से होता है, ठीक है, इसी विटामिन की कमी से होता है। और क्या क्या होगा,
कमजोर पाचन शक्ति हो जाएगी। पाचन शक्ति क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। अगर ये विटामिन आप कम मात्रा में या बिल्कुल नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा? आपकी पाचन शक्ति दोस्तों क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। त्वचा और आंखों में जलन होगी। त्वचा और आंखों में क्या होगी? जलन होगी। ठीक है, ये इसकी कमी से जो है होता है। सिर दर्द होगा, दिमागी क्षीणता होगी। ठीक है, रक्त क्षीणता होगी। रक्त क्षीणता, दिमागी क्षीणता, दिमागी क्षीणता। ठीक है, ये सारी परेशानी आएगी। ठीक है, ओठों पे पपड़ी जम जाएगी। ओठों पे पपड़ी का जमना, पपड़ी का जमना। और जो आप सुनते हैं कि जो है कमजोर स्मृति, मतलब याददाश्त कमजोर हो जाएगी। कमजोर स्मृति, इतनी समस्याएं आपको पैदा हो जाएंगी अगर आप रिबोफ्लेविन को कम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं अपने भोजन में। क्या क्या समस्याएं? मुंह के कोने फट जाएंगे, वही समझिए, होठों पे पपड़ी जम जाएगी, मुंह के कोने फटने लगेंगे। दिमाग जो है ठीक से काम नहीं करेगा, मेमोरी आपकी अच्छे से काम नहीं करेगी। ठीक है, रक्त की कमी हो जाएगी और पाचन शक्ति की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं रिबोफ्लेविन को भोजन में कम या बिल्कुल न लेने से। ठीक है, चलिए समझ में आई बात दोस्तों। रिबोफ्लेविन बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें हमें लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक तो दोस्तों ये जो है जल में विलेय है। आपने देखा जल में विलेय विटामिन कौन से हैं? बी और सी हैं। अगर हम इन्हें प्रतिदिन नहीं लेते हैं तो मूत्र के साथ बाहर निकलते रहते हैं। बाकी वसा में जो घुलनशील है वो जो है कुछ मात्रा में शरीर में स्थिर रहते हैं, लेकिन जल में घुलनशील विटामिन को हमको रेगुलर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए ये मिलते किस में हैं? पनीर में, अंडे में। ठीक है, जो भी ताकतवर चीजें हैं उसमें। हरी सब्जी में सब कुछ मिलता है। हरी सब्जियों में, खमीर में, दूध में, मांस में, इन सब चीजों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, कलेजी तो आपको पता ही होगा, जैसे कि मैंने बताया बी कॉम्प्लेक्स में सब में जो है कलेजी या यकृत या लीवर, कुछ भी कह लीजिए, सब एक बातें हैं, इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए दोस्तों, ये हो गया विटामिन B2 या रिबोफ्लेविन। अब आगे देखेंगे अगला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन सा है दोस्तों? B3 या नियासिन। विटामिन B3 या नियासिन। नियासिन या विटामिन B3, इसको विटामिन PP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन PP। विटामिन PP, क्लियर हुआ? चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे कमी से क्या होता है दोस्तों? चर्मदाह हो जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा, इसको पेलाग्रा आप सुने होंगे, इसको चर्मदाह कहते हैं। चर्मदाह रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, जिसको चर्मदाह कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? पेलाग्रा में होता क्या है? जीभ और त्वचा पर क्या होता है? दाने पड़ जाते हैं। पेलाग्रा में क्या होता है दोस्तों? जीभ और त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। पाया किस में जाता है? ताजे मांस में, ताजा मांस, जिगर मतलब कलेजी में पाया ही जाता है। ठीक है, अंडा, दूध, मेवा, फलियां, यही सब सारी चीजें। ठीक है, अंडा, दूध, फल, मेवा, इन सब में ये विटामिन 3 पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन 3 या नियासिन भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। ठीक है,
विटामिन पीपी भी हमने देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब विटामिन पीपी कितना महत्वपूर्ण है आपने देखा कि इससे पिलाग्रा हो जाता है अगर आप इसको भोजन में नहीं लेते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र भी छीण हो जाता है दोस्तों, पाचन शक्ति भी छीण हो जाती है और क्या होता है, पागलपन तक हो सकता है। ठीक है, नियासिन की अगर कमी है तो डायरिया भी हो जाता है और क्या होता है, पागलपन की स्थिति भी आ सकती है। ठीक है, डायरिया होता है, डायरिया भी आप नोट कर लीजिएगा, डायरिया की बीमारी इससे हो सकती है। ठीक है, ये किस लिए होगी, ये इसके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B3 की कमी की वजह से। ठीक है, ऐसे क्या होगा, तंत्रिका तंत्र भी कमजोर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र भी अगर डिस्टर्ब हो गया तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पागलपन तक हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर स्थिति बहुत खतरनाक हो गई तो इस विटामिन की कमी से पागलपन तक की भी स्थिति आ सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, विटामिन B3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, विटामिन B3 कंप्लीट हो गया। आइए दोस्तों देख लेते हैं विटामिन B5। विटामिन B5, विटामिन B5 क्या है दोस्तों, पैंटोथेनिक एसिड। ये क्या है, पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, इसको हम कहते हैं विटामिन B5। अच्छा, ये क्या है, ये जो है सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है विटामिन B5, लेकिन सबसे ज्यादा वही स्थिति है कि किस में पाया जाएगा, जिगर में पाया जाएगा, किडनी या गुर्दे में पाया जाएगा, ताजे मांस में पाया जाएगा, दूध में पाया जाएगा, अंडे में पाया जाएगा। ठीक है, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, अनाज हो गया, मूंगफली में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है। ठीक है, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं B5 के। शकरकंद में, शकरकंद में भी पाया जाता है दोस्तों, शकरकंद मतलब मीठी चीजों में जो है ये पाया जाता है बहुतायत रूप से। ठीक है, विटामिन B5 या पैंटोथेनिक एसिड। अब देखिए दोस्तों, ये काम क्या करता है। ठीक है, प्रायः इसकी शरीर में कमी नहीं होती। ठीक है, विटामिन B5 या पैंटोथेनिक एसिड की प्रायः शरीर में कमी नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर कमी हो गई तो क्या क्या समस्या आएगी, चर्म रोग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा, और क्या होगा, मंद बुद्धि हो जाएगी, मंद बुद्धि, हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, हाथ पैर क्या हो जाएंगे, सुन्न हो जाएंगे, मतलब इस तरह की समस्या होती है। ठीक है, थकावट होगी, थकावट होने लगेगी, जल्दी थकावट होने लगेगी, बाल जो है जल्दी सफेद होने लगेंगे, सफेद होने लगेंगे, और जनन क्षमता में भी क्या होगी दोस्तों, कमी आ जाएगी, जनन क्षमता में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे इसकी कमी नहीं होती क्योंकि बहुत सारे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, बहुतायत इनमें पाया जाता है, जो आपके सामने हमने स्रोत लिखा है। इसकी कमी से ये तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये हमारा कौन सा विटामिन है, विटामिन B5 या पैंटोथेनिक एसिड। तो दोस्तों, इस तरह जो है कुछ विटामिन और बचे हैं, और बाकी की चीज़ें अगली क्लास में डिस्कस होंगी। ठीक है, आज के लिए काफ़ी हो गया है, तो इतनी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, इनको अच्छे से याद करिए, और इनको जो है ज़रूर एक कॉपी में बना के रखिएगा दोस्तों। विटामिन से संबंधित जो भी जानकारी है हमने दी है, इससे ज़्यादा आपको परीक्षा में कहीं से नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं को अगर एक बार रिवीजन आप कर लेंगे, एक जगह अच्छे से संग्रहित करके रख लेंगे तो बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, इसी तरह जो है मिलेंगे आपसे कल फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।